जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान का 400 किलो यूरेनियम कहां हुआ गायब। बनाए जा सकते हैं 10 परमाणु बम। खौफ में अमेरिका और इजराइल। जानेंगे क्या है पूरा मामला। अगली खबर में आपको बताएंगे। चीन ने ईरान को दिया खुला समर्थन। कहा अपनी सुरक्षा की कोशिशों में हम ईरान के साथ। इस बीच ट्रंप ने चीन से ईरानी तेल को लेकर दिया बड़ा बयान। इसी के साथ आपको बताएंगे रूस के ताजा मिसाइल हमले में यूक्रेन में भीषण तबाही, 11 लोगों की मौत। जेलेंस्की ने नाटो से की मदद की अपील। दोस्तों सभी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह हमारा नया चैनल है और आपकी सपोर्ट की बेहद जरूरत है। तो बिना समय गंवाए बात करते हैं खबरों की। दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर होने का ऐलान किया है। इस सीज फायर की इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और ईरान दोनों ने पुष्टि की है। वहीं 12 दिन की लड़ाई के बाद भी इजराइल और अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकाने को पूरी तरह से तबाह नहीं कर पाए। यही नहीं, 60% तक संवर्धित 400 किलो ईरानी यूरेनियम कहां गायब हो गया है, इसको लेकर इजराइल और अमेरिका टेंशन में है। इस 400 किलो के यूरेनियम से 10 परमाणु बम बनाया जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने इजरायली अधिकारियों के हवाले से बताया कि अमेरिका के बंकर बस्टर बम से हमले से पहले ईरान ने 400 किलो यूरेनियम को फोर्डो न्यूक्लियर साइट से हटा लिया था। इस यूरेनियम को किसी सीक्रेट जगह पर पहुंचा दिया गया है। अमेरिका ने 6 बंकर बस्टर बम को ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर गिराया था। ये गायब हुआ यूरेनियम अब ईरान के लिए फायदेमंद हो सकता है। ईरान इसकी मदद से मोल भाव कर सकता है। ये यूरेनियम अगर 90% तक संवर्धित कर लिया जाता है तो उससे परमाणु बम बनाया जा सकता है। ईरान अब अगली परमाणु डील बातचीत के दौरान इस यूरेनियम के लिए बड़ा मोल भाव कर सकता है। सैटेलाइट की तस्वीरों से पता चलता है कि ईरान 16 ट्रकों की मदद से फोर्डो प्लांट से सामान निकाल रहा है। इस प्लांट को पहाड़ के नीचे बनाया गया है और अमेरिकी हमले में भी उसे बहुत नुकसान नहीं पहुंचा था। अमेरिका ने नतांज और इस्फहान को भी निशाना बनाया था। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि प्लांट को तो नुकसान पहुंचा है, लेकिन ये ट्रक फोर्डो प्लांट से कहीं चले गए थे। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि किस चीज को हटाया गया। अमेरिका और इजराइल का अनुमान है कि इस यूरेनियम को इस्फहान शहर के किसी अंडरग्राउंड स्टोरेज केंद्र में रखा गया है। IAEA का कहना है कि उन्हें जल्द से जल्द जांच को फिर से शुरू करने की जरूरत है। उसने ईरान के विदेश मंत्री को बैठक का प्रस्ताव दिया है। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को इसको लेकर भरोसा नहीं है। इजराइल का हमला करने से पहले कहना था कि ईरान परमाणु बम बनाने के काफी करीब पहुंच गया है। वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ईरान अभी परमाणु बम बनाने से 3 साल पीछे है। लेकिन अब दुनिया भर के कई एक्सपर्ट को यह लगने लगा है कि ईरान अब तेजी से परमाणु बम की तरफ जा सकता है, क्योंकि इजराइल ने जो ईरान पर हमला शुरू किया था ये पूरी तरह से ईरान के संप्रभुता पर हमला है और वो अपनी हिफाजत के लिए आगे कुछ भी कदम उठा सकते हैं। खुद इजराइल के एक प्रमुख विपक्षी नेता ने कहा है कि ईरान को ऐसी ही छोड़ देना, यानी इतनी जल्दी जंग बंद करके रुक जाना, एक घायल शेर है। यानी ईरान घायल शेर है जो कभी भी अटैक कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान अब तेजी से परमाणु बम की तरफ जा सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वहीं दूसरी ओर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने मंगलवार को दोहराया कि बीजिंग ईरान के उस हक का समर्थन करता है जिसमें वो अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा की हिफाजत करना चाहता है। ये बात चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ ने रिपोर्ट की और अनाद्रो एजेंसी ने भी इसकी जानकारी दी है। वांग यी ने कहा, चीन ईरान के उन सभी कदमों का समर्थन करता है जो वो अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की हिफाजत के लिए उठा रहा है, और इसी बुनियाद पर हम चाहते हैं कि एक असली युद्ध विराम हो और आम लोगों की जिंदगी फिर से सामान्य हो। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से फोन पर बातचीत के दौरान वांग यी ने यह भी कहा कि चीन सच्चा युद्ध विराम चाहता है, आम नागरिकों की हालत सुधरे और पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो। इसके साथ ही वांग यी ने यह भी कहा कि
चीन चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अपनी असली जिम्मेदारी निभाए और दुनिया में शांति व सुरक्षा बनाए रखे। ईरानी विदेश मंत्री आरागची ने इस बातचीत में चीन को धन्यवाद कहा और जवाब में कहा कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को निशाना बनाकर जो हमला किया है वह अंतर्राष्ट्रीय कानून का गंभीर उल्लंघन है। इससे ईरान को मजबूरी में जवाब देना पड़ा। आरागची ने आगे कहा कि ईरान चाहता है कि चीन के साथ बातचीत और सहयोग और भी बढ़े और चीन इस पूरे इलाके में तनाव कम करने में ज्यादा अहम भूमिका निभाए। आरागची ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी असली और सार्थक बातचीत तब तक मुमकिन नहीं जब तक इजराइल के हमले नहीं रुकते। हम तभी बात करेंगे जब इजराइल अपनी आक्रामक कार्रवाई बंद करेगा। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि चीन अब ईरान से तेल खरीद सकता है, खासकर तब जब अमेरिका ने हाल ही में ओपेक सदस्य ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर बमबारी की है। ट्रंप को उम्मीद है कि चीन अमेरिका से भी काफी मात्रा में तेल खरीदेगा। ये जानकारी रॉयटर्स ने दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा, अब चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। उम्मीद है कि यह अमेरिका से भी अच्छी मात्रा में खरीद करेंगे। वहीं दूसरी ओर मंगलवार को यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण पूर्वी यूक्रेन पर हुए रूसी मिसाइल हमले में कम से कम 11 लोगों की जान चली गई, जबकि राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान सहयोगी देशों से यूक्रेन की डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने की अपील की। दिनिप्रो पेट्रोवस्क इलाके के गवर्नर सेर्ही लिसाक ने बताया कि इस हमले में दिनिप्रो शहर में 9 लोगों की मौत हुई, जो इस क्षेत्र की राजधानी है। धमाकों की एक तेज लहर ने ट्रेन के यात्रियों को कांच से घायल कर दिया और स्कूलों व एक अस्पताल को भी नुकसान पहुंचा। लिसाक के अनुसार हमले में 153 लोग घायल हुए, जिनमें 18 बच्चे भी शामिल हैं। सरकारी आपात सेवा विभाग ने कहा कि दिनिप्रो से करीब 10 किलोमीटर दूर स्थित सामार नाम की एक बस्ती में 2 और लोगों की मौत हुई, लेकिन अधिकारियों ने वहां के नुकसान की ज्यादा जानकारी नहीं दी। यह हमला दिन के उजाले में हुआ, जो इस तरह के मामलों में बहुत कम देखने को मिलता है। इसी दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नीदरलैंड्स के हेग शहर में आयोजित नाटो सम्मेलन में भाग लेते हुए सदस्य देशों से अपील की कि वो यूक्रेन की बढ़ती रक्षा क्षमता में निवेश करें और रूस को विदेशी कंपोनेंट्स यानी कल पुर्जे मिलने से रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। ज़ेलेंस्की का कहना था कि रूस इन्हीं विदेशी पुर्जों का इस्तेमाल हथियार बनाने में कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने हमले के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये ऐसी लड़ाई नहीं है जिसमें किसका साथ देना है ये तय करना मुश्किल हो। यूक्रेन का साथ देना जिंदगी का साथ देना है। ज़ेलेंस्की की बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से इस शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने यूक्रेन पर हवाई हमले तेज कर दिए हैं, खासकर राजधानी कीव पर। 17 जून को एक भीषण हवाई हमले में कीव में 28 लोगों की मौत हुई थी, जो इस साल का सबसे घातक हमला माना गया। सिर्फ सोमवार को कीव और उसके आसपास हुए हवाई हमलों में 10 लोगों की मौत हुई। फिलहाल रूस ने यूक्रेन की करीब 5वां हिस्सा यानी 20% इलाके पर कब्जा कर रखा है, जिसमें वो 4 यूक्रेनी क्षेत्रों और 2014 में कब्जा की गई क्रीमिया प्रायद्वीप को भी शामिल करता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।